कर लिया था कि आपकी जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जी के अंदर संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी और वो इसका प्रयोग, जो उनकी शक्ति निहित है, उस शक्ति का प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या फिर अपने जो भी अधीनस्थ अधिकारी उनके द्वारा सौंपे गए हैं उनके माध्यम से वह इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये बताया था। और ये जो प्रावधान है कि कोई भी जो राष्ट्रपति होते हैं उनमें कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, हमारे आर्टिकल 53 के क्लॉज 1 में हमको दिखाई देती है। कहाँ मिलती है? 53 के क्लॉज 1 में। इस चीज को नोट डाउन करिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस लिए क्या मिलता है 53 क्लॉज 1 में? तो ये मिलता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। दूसरा पॉइंट हमने बताया था कि जो राष्ट्रपति है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। ये संसद का अंग जरूर होता है, भाग जरूर होता है, लेकिन सदन हमने बताए थे कि संसद के दो सदन हैं, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। लेकिन न तो ये राज्यसभा का सदस्य होता है, न ही यह लोकसभा का सदस्य होता है। लेकिन फिर भी जो हमारा आपका क्या है, लेकिन फिर भी जो राष्ट्रपति है यह संसद का भाग माना जाता है। क्यों माना जाता है भैया? रीजन क्या है? इसलिए माना जाता है क्योंकि ये जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के बिना कोई भी जो विधेयक है वह पारित नहीं होगा, क्योंकि विधेयक पर अंतिम मुहर जो लगती है, अंतिम जो पास किया जाता है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात होता है। कोई विधेयक तभी कानून का रूप प्राप्त करता है जब अंतिम रूप से दोनों सदनों द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति उस पर अपना क्या करे? हस्ताक्षर करे। तो आप लोगों ने आर्टिकल 111 पढ़ा होगा, अनुच्छेद 111 पढ़ा है इसमें से किसी ने? बताइए भाई, अनुच्छेद 111 किसी ने पढ़ा है? क्या है उसमें? यस सर, इसमें है कि संसद के क्या संसद के दोनों सरा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। अच्छा, विधेयकों पर अनुमति, राष्ट्रपति द्वारा जो विधेयकों पर अनुमति देने का प्रावधान है यह आपके आर्टिकल 111 में है। अनुच्छेद 111 में हमको विधेयकों पर अनुमति संबंधी प्रावधान देखने को मिलता है। तो हमने पहले ही बताया था कि मान लीजिए आपके संसद के 3 भाग हैं, प्रोसेस कैसे होगा ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए कोई विधेयक का प्रस्ताव उठा या फिर किसी बिल का प्रस्ताव संसद के किसी एक सदन में उठा, चाहे वो लोकसभा में उठ सकता है चाहे राज्यसभा में उठ सकता है। मान लीजिए कि लोकसभा में उठा, लोकसभा ने उस विधेयक को अपने यहाँ पे बहुमत से पारित कर दिया। जब पारित करेगा तो वो अपने आप दूसरे सदन में जाएगा। यदि लोकसभा सबसे पहले यदि वो लोकसभा में पेश होगा तो दूसरे सदन में पेश होने के लिए वो जाएगा राज्यसभा में। यदि पहली बार वो राज्यसभा में पेश होगा तो दूसरे रूप में जाएगा वह लोकसभा में। तो पहली बार जहां वह पेश होगा वहां से पारित होने के बाद वो दूसरे सदन में जाता है। जब दूसरा सदन भी उसे पेश कर देता है और वहां से वो भी पारित हो जाता है, तब आपका वो अंतिम में दोनों जगह से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। तब राष्ट्रपति के पास क्या होता है कि यह अधिकार होता है कि वह उस पर हस्ताक्षर करके उस विधेयक को एक अधिनियम का स्वरूप दे। कोई विधेयक जब तक राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर नहीं होता है वह विधेयक तब तक वह अधिनियम का रूप, एक एक्ट का रूप नहीं ले सकता। क्लियर है? बताइए भाई, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने ये भी कल बताया था आप लोगों से कि यदि राष्ट्रपति का अपने पद पर न रहे, रिक्त हो जाए उसका पद, कहीं बाहर चला जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे, निष्कासन हो जाए, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के भीतर हमको कराना पड़ता है। लेकिन उस बीच में जो 6 महीने का गैप है, उस बीच में हमें
कार्यवाहक राष्ट्रपति की आवश्यकता पड़ेगी। ये भी जान लीजिए कितने दिन के भीतर भीतर चुनाव कराना पड़ेगा, 6 महीने के भीतर। और उस बीच में हमको क्या करना पड़ेगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कराना पड़ेगा। तो उस राष्ट्रपति के चुनाव कराने से पहले जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति कार्य करेगा वो कौन होगा? तो यदि राष्ट्रपति नहीं होगा तो उसके स्थान पे उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो उसके स्थान पे कौन होगा? आपके जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, वो होगा। और यदि वो नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो होगा। तो कल इतनी तक हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, ठीक है। इसमें किसी को अभी तक कोई कंफ्यूजन है भाई तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़े। सर हाँ सर कल एक जगह आप बता रहे थे कि सर राष्ट्र की एकता अखंडता और क्या बोले थे, किसका परिचायक होता है राष्ट्रपति? संप्रभुता। अच्छा, और सर उसके बाद भी 2 पॉइंट आप बताए थे कि संघ की वास्तविक और एक बताए थे संधि की संवैधानिक, इस टाइप का कुछ। हाँ, दो चीजें हैं, एक वास्तविक है, संघ की वास्तविक शक्ति किसमें निहित है, और एक संघ की संवैधानिक शक्ति किसमें निहित है। हमने आपको बताया था कि संविधान के अनुसार यदि आप देखेंगे तो देश का मुखिया, देश का हेड आपका कौन है? हमारे देश का राष्ट्रपति है। तो उसके हिसाब से शक्ति किसकी अधिक होनी चाहिए? राष्ट्रपति की होनी चाहिए। लेकिन आप यदि वास्तविक रूप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपकी स्थिति है शक्तियों के मामले में, ये वास्तविक रूप से किसके पास ज्यादा है? राष्ट्रपति के पास कि आपके प्रधानमंत्री के पास? तो आपको पता चलेगा ये किसके पास है, ये आपके प्रधानमंत्री के पास है। तो यही दो चीजें हैं कि संघ की वास्तविक शक्ति निहित होती है प्रधानमंत्री में, और संवैधानिक रूप में देखेंगे जो संविधान में लिखा गया है ये आपके राष्ट्रपति के अंतर्गत है। तो दो अलग अलग चीजें। और किसी कुछ पूछना है फिर आगे हम बढ़े भाई, बताइए। चलिए आते हैं एक एक करके। सबसे पहले आज हम लोग शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित चीजों से। देखिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, जिसको हम लोग, निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है यह अनुच्छेद 54 में वर्णित है। कहाँ पे वर्णित है मेरे भाई? अनुच्छेद 54 में। आर्टिकल 54 बात करता है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधानों की। देखिए दो क्वेश्चन है जहां पे आप लोग कंफ्यूज होंगे। एक है आर्टिकल 54, एक है आर्टिकल 55। दोनों में क्या अंतर है कि जो आर्टिकल 54 है, 54 है, ये बात करता है आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन की, ठीक है। वहीं पर जो आपका आर्टिकल 55 है ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात करता है। रीति मतलब एक प्रकार की प्रक्रिया जो है, कैसे कैसे इसमें होगा, कौन कौन सम्मिलित होगा, किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ये इस रीति की बात करता है आर्टिकल 55। और जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है यह जो हमको मिलता है प्रावधान, ये हमको आर्टिकल 54 में मिलता है। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है एग्जाम में, ये थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के तब आराम से उत्तर दीजिएगा। ये नहीं कि जल्दीबाजी में देख लिए आंसर के, नहीं नहीं, क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पूछा है, चाहे उसमें रीति दिया हो चाहे ना दिया हो, आप 54 मार के चले आए। अधिकांशतः बच्चे यही गलती करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ के उत्तर दीजिएगा। यदि निर्वाचन पूछेगा तो 54, निर्वाचन की रीति पूछेगा तो 55। क्लियर है? यस सर। बताइए भाई, किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, ठीक, एक मिनट। हाँ ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आप हमको प्रीति जी बताइए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है? बताइए भाई, आपने सुना होगा ना कि दो प्रकार के इलेक्शन टाइप होते हैं, एक डायरेक्ट इलेक्शन होता है, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। बताइए भाई। होता है सर।
हाँ सर इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। देखिए दो प्रकार के चुनाव पद्धतियां हैं, एक डायरेक्ट इलेक्शन जिसको हम लोग प्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं, दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन जिसको हम लोग अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है समझ लीजिए। पहले प्रत्यक्ष चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है। डायरेक्ट इलेक्शन चुनाव की वह पद्धति है, वह प्रक्रिया है जिसमें जनता सीधे जाकर अपने हाथों से अपने उंगलियों से वोट डालती है, वो आपका हो गया डायरेक्ट इलेक्शन। जैसे आपके यहाँ यदि ग्राम प्रधानी का चुनाव हो, विधायक लोगों का चुनाव हो, आपको अपने सांसद को चुनना हो, तो यदि आप जाके जहां पर वोट पड़ता है उस बूथ पर जाके आप लोग क्या करते हो, बटन टीप के चले आते हो कि बस बस हमारा कैंडिडेट जीत गया, जय भाजपा तो जय समाजवाद तो जय क्या कहते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी, तो जो नारा लगा के चले आते हो टीप के, वो हो गया आपका का, ये हो गया आपका प्रत्यक्ष चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन कुछ ऐसे भी चुनाव होते हैं जो हम आप नहीं देते हैं लेकिन फिर भी चुने जाते हैं। अब एक सोचिए एग्जाम्पल में कि क्या हम आप कभी राज्यसभा के चुनाव के लिए वोट दे के आते हैं, हम आप कभी राष्ट्रपति को चुन के आते हैं, नहीं चुनते। तो फिर कौन चुनता है, तो आपका उत्तर होगा कि जो भी व्यक्ति डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुने गए होते हैं, एज लाइक मतलब आपने क्या किया कि सांसदों को लोकसभा में चुन के आपने भेज दिया। अब आपके द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो अन्य दूसरे प्रतिनिधियों को चुनते हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव करके आपने प्रत्यक्ष माध्यम से भेज दिया, अब लोकसभा के व्यक्ति जब राज्यसभा का चुनाव होगा तब उसमें भाग लेंगे, राज्य के जो विधान परिषद और विधानसभा के सदस्य हैं वो भाग लेंगे। तो ऐसे चुनाव जिसमें मोटे मोटे तौर पे जाने कि जनता अपने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है, जिसमें जनता सीधे जाके वोट नहीं डालती बल्कि जनता के स्थान पे जो उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं यदि वो भाग लेते हैं तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव है। जैसे राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष, इसमें हम लोग भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव है। तो ये सभी जो चुनाव है वह क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव है। क्लियर है? यस सर, यस सर। तो पहली चीज ये जान लीजिए जो राष्ट्रपति का चुनाव है यह अप्रत्यक्ष चुनाव है जो कि उसके द्वारा उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। अब ये है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में आता कौन कौन है भाई, इस चीज को बहुत क्लियर एंड कट देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके एग्जाम में जो तर्क एवं व्याख्या वाला क्वेश्चन आता है कि कथन एक सही है या फिर इसका उल्लेख इसने जो कहा है वो सही किया है उसने, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा, कोशिश करिएगा। देखिए जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं यह सबसे पहले लेंगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। जो संसद है हमने बताया कि संसद के दो सदन हैं, दोनों मतलब लोकसभा एवं राज्यसभा। और कौन से सदस्य भाग लेंगे, जो कि निर्वाचित हैं। ध्यान रखिएगा संसद में दो प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं, एक निर्वाचित होते हैं, दूसरे सदस्य कौन से होते हैं भैया, मनोनीत होते हैं। तो वे सदस्य जो निर्वाचित होते हैं, जो कि चुनकर आए होते हैं, न कि उनको मनोनीत किया गया होता है, न कि उनको नियुक्त किया गया होता है। जो व्यक्ति नियुक्त होंगे या फिर मनोनीत किए जाएंगे वो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि भैया उनको मनोनीत तो राष्ट्रपति ही न कर रहा है। यदि वो मनोनीत नहीं करेगा, सॉरी यदि मनोनीत नहीं करता तो वो भाग ले सकते थे। ऐसा माना जाता है कि यदि राष्ट्रपति उनको मनोनीत कर रहा है तो हो सकता है कि वो उनके चुनाव में भेदभाव करें। इसीलिए जो मनोनीत व्यक्ति हैं, ये क्वेश्चन में आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित रूप में कौन भाग लेता है, या फिर क्वेश्चन है कौन भाग नहीं लेता है। तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। तो कौन भाग लेगा, दोनों सदनों के, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उनके जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भाग लेंगे। पॉइंट नंबर 1। अच्छा ठीक है, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग ले लिए, उसके बाद कौन भाग लेगा, तो उसके बाद जो राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं, सभी राज्यों के अपने क्या हैं, विधानसभाएं हैं ना भाई,
विधान सभाएं, इन विधान सभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं ये भी भाग लेंगे। देखिए मैंने फिर बोला कि निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, न कि मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य चाहे वह संसद का हो चाहे वह विधानसभा का हो, वो भाग नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए हमने यहाँ पर जो शब्द यूज किया है राज्य किया है। क्या किया है? राज्य। ऐसे राज्य जहां पर विधानसभा है, और सभी जानते हैं कि प्रत्येक राज्य में हमको विधानसभा के प्रावधान देखने को मिलते हैं, और प्रत्येक विधानसभाओं में जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो आपके भाग लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ध्यान, एक महत्वपूर्ण बात और, विधानसभाओं में भी जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, जहां न समझ में आए, देखो भैया इस पॉइंट को टाइम लेके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन, हाँ बोलिए सर एक बार ये राज्य वाला विधानसभा वाला रिपीट कर दीजिए। यस ठीक है, और कोई कुछ प्रॉब्लम? नो सर, मैं भी यही कह रही। ठीक है, देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि हर एक राज्य में, मान लीजिए वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो 28 के 28 राज्यों में उनकी अपनी विधानसभा है। तो उस विधानसभा में जितने सदस्य चुनकर आए हैं, मतलब निर्वाचित होकर आए हैं, वे सभी व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, उनको छोड़कर जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए गए। आप लोगों को भी पता होगा कि जैसे लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक उसी प्रकार आपके राज्यों के विधानसभा एवं विधान परिषद में भी राज्यपाल के द्वारा कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो वे सदस्य जो मनोनीत किए जाएंगे, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा के हों चाहे वो विधानसभा विधान परिषद के हों, वे भाग नहीं लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या बताया कि राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, एक चीज ध्यान रखिए मेरे भाई, यहाँ पे मैंने विधान सभाओं की बात कही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के लोग भाग नहीं लेते। जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके सदस्य भाग नहीं लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो ना हो उससे मतलब नहीं है, उसके सदस्य भाग नहीं लेते। तो कौन भाग लेता है? विधानसभाओं के सदस्य। अब क्लियर है? यस। ठीक, अब देखिए हमने ये भी बताया कि मैंने बात की विधानसभाओं की तो राज्य की बात की, न कि केंद्र शासित प्रदेश की बात की। ठीक है, क्लियर है? विधान राज्य यस की सर। विधानसभाओं की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, न कि आपके केंद्र शासित प्रदेशों की। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ठीक है, विधानसभाओं की राज्य की जो विधानसभाएं वो भाग लेते हैं। इसके अलावा कुछ एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जहां पर हमको एक विधानसभाओं के प्रमाण मिलते हैं। बताइए भाई, मिलते हैं? कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां से हमको प्रमाण मिलता है? पांडिचेरी सर। दिल्ली एंड पौंडीचेरी। पांडिचेरी। दिल्ली और पौंडीचेरी। और सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बताइए भाई, दिल्ली या पौंडीचेरी, दो ही जगह है। दिल्ली और इसमें कुल पौंडीचेरी कितनी बस यूनियन टेरिटरी है? 8 है। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। इस समय हमारे कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं? आवाज नहीं आ रही है सर। 2 केंद्र शासित में सर, दिल्ली और पुडुचेरी में।
आपका जम्मू कश्मीर है उसमें नहीं है। क्या बोले सर, आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। अब आवाज आ रही है? हाँ अब ठीक है। यस सर। ये बताइए, आपके जम्मू कश्मीर जो आपका क्षेत्र है, दो जम्मू कश्मीर दो भागों में बटा, एक जम्मू कश्मीर में बटा। आगे माइक ऑफ करिए आप। एक जम्मू कश्मीर में बटा, एक लद्दाख में बटा। तो भैया जम्मू कश्मीर जब एक राज्य हुआ करता था तब उसमें आपका विधानसभा थी। तो जैसे ही एक केंद्र शासित प्रदेश बना तो उसकी विधानसभा थोड़ी समाप्त हो गई। जम्मू कश्मीर में भी तो विधानसभा है, हालांकि अभी वो काम नहीं कर रही है, लेकिन जहां जहां पे विधानसभाएं होंगी, अभी तक केवल और केवल दो जगह थी, एक आपकी दिल्ली में थी और दूसरी आपकी पौंडीचेरी में थी। इसीलिए वहां की जो विधानसभाएं हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती थी। लेकिन अब जो है कि जो क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर है, वहां की भी अपनी विधानसभा है। वो भले ही अभी काम नहीं कर रही हो, वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो, वो अलग चीज है। लेकिन जैसे ही वो राष्ट्रपति शासन समाप्त होगा और विधानसभा अपने कार्य में आएगी, तो वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगी और इसका प्रावधान भी हमारे संविधान में किया जाएगा। तो फिलहाल इतना जानिए कि अभी की जो करंट सिनेरियो है उसमें केंद्र शासित प्रदेशों में एक आपका दिल्ली और दूसरा पौंडीचेरी, यह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती हैं। लेकिन जैसे ही आपकी जम्मू कश्मीर की विधानसभा कार्य करने लगेगी, वैसे ही वो राष्ट्रपति के भी निर्वाचन में भाग लेगी। तो क्लियर है अब कि कौन कौन लेगा? पहला कि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, पहला। दूसरा, जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य। और तीसरा, जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली एवं पौंडीचेरी, उनके निर्वाचित सदस्य। ठीक है, क्लियर है? बताइए भाई। यस सर। यस सर। भूलेगा तो नहीं? नो। नो सर। तो देखिए, अच्छा कौन भाग नहीं लेगा? तो जितने भी हमने बढ़ाए, 3 बताए ना, संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उसके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन भाग कौन नहीं लेगा? तो हर जगह के मनोनीत सदस्य जो होंगे, जिनको मनोनीत किया गया होगा, वो भाग नहीं लेंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक। अब देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी चीजों को आपको समझना होगा, कैसे चुनाव होता है। जैसे हम आप क्या होता है कि सिंपल वोट करके चले आते हैं कि भैया मान लो आपके सामने 10 कैंडिडेट हैं, तो हम लोग जो वोट देते हैं डायरेक्ट इलेक्शन में, हम लोग किसी एक व्यक्ति के बटन जो सामने होता है उसको टीप के चले आते हैं और हमारा वोट पड़ जाता है। लेकिन ऐसा राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होता। उसके चुनाव में क्या होगा कि जो मतदाता होते हैं, जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, तो वो क्या करेंगे कि उम्मीदवारों के नाम के आगे अपना वरीयता क्रम लिखेंगे। मान लीजिए कि राष्ट्रपति के पद के लिए 4 उम्मीदवार खड़े होते हैं, जैसे एक बीजेपी ने खड़ा कर दिया, एक कांग्रेस ने खड़ा कर दिया, एक आम आदमी पार्टी ने खड़ा कर दिया, एक अन्य व्यक्ति निर्दलीय रूप से खड़ा हो गया, तो कुल 4 व्यक्ति खड़े हो गए। अब वरीयता क्रम के अनुसार, मतलब अब जैसे कि 4 लोग हैं तो उनको वहां पे चारों व्यक्ति को वोट देना है, लेकिन उनको वरीयता क्रम में देना है कि पहले मेरी पहली पसंद कौन व्यक्ति है, दूसरी पसंद कौन व्यक्ति है, तीसरा पसंद कौन व्यक्ति है और चौथा पसंद कौन व्यक्ति है। तो वरीयता अनुक्रम के अनुसार उनको वोट देना पड़ता है। जैसे 4 व्यक्ति है, मान लीजिए कि मेरी पसंद किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की है, मान लीजिए ABCD पार्टी है, हमको पसंद आया कि हम ए पार्टी के जो कैंडिडेट है उसको हम सबसे पहले नंबर पर रखेंगे, वो मेरी पहली पसंद है, तो हमने उस एक पार्टी की जो कैंडिडेट है उसके सामने 1 लिख दिया।
हमको फिर लगा कि दूसरे नंबर पर हमको सी वाला जो कैंडिडेट है सी पार्टी का उसको रखना है, तो सी के सामने 2 लिख दिया। फिर हमको लगा कि जो डी वाला पार्टी है उसको हमको थर्ड नंबर पर रखना है, तो उसके सामने हमने थर्ड लिख दिया। तो कुछ ऐसे प्रकार से आपको कैंडिडेट को वरीयता अनुक्रम में उसके सामने आपको अंकित करना पड़ता है। फिर क्या होगा कि प्रथम चरण में उम्मीदवारों के मत की गणना उनको प्राप्त प्रथम वरीयता के मत पर आधारित होगी। मतलब कि जब काउंट किया जाएगा वोट, तो सबसे पहले जितने लोगों को पहली रैंकिंग मिली है, मतलब 4 कैंडिडेट हैं ए बी सी डी, मतलब 4 कैंडिडेट हैं ए बी सी डी। अब इन कैंडिडेट को कितने लोगों ने पहले नंबर पे रखा है, मान लो ए को 10 लोगों ने पहले नंबर पे रखा है, बी को 5 लोगों ने पहले नंबर पे रखा है, सी को 7 लोगों ने पहले नंबर पे रखा है और डी को 3 लोगों ने पहले नंबर पे रखा है। तो वो नंबर की जो पहली गणना होगी वो पहले नंबर पे कितने लोगों ने रखा है वो गणना होगी। मान लीजिए इसमें क्लियर नहीं हो पाएगा तो उम्मीदवारों को निर्धारित मत न पाने की स्थिति में उनके मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होती है। खैर इतना डिटेल में आप लोगों को नहीं जाना है, आप इतना समझ लीजिए कि जो उम्मीदवार हैं उनकी गणना जो होती है वो वरीयता अनुक्रम के अनुसार पे होती है। वरीयता अनुक्रम मतलब जो वोट पड़ते हैं 1 2 3 4 इसके आधार पे होगी। जिसके वोट की मत की गणना सबसे ज्यादा होगी वो क्या होगा, विजयी होगा। तो इतना जान लीजिए। तो कुछ इस प्रकार से आपका राष्ट्रपति का चुनाव होता है। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले भाई। हेलो हेलो सर। हाँ, किसी को कुछ पूछना है यस सर। बताइए। सर ये जो मतलब जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हेलो 10 लोग कर सकते हैं। आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी, फिर से क्वेश्चन पूछिए। सर जो ये राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं मतलब चुने जाते हैं, इनकी मतलब जो भाग लेते हैं चुनाव में उनकी संख्या लिमिट है कि अनलिमिट है? लिमिट ही तो होगी। जैसे लोकसभा में जितने व्यक्ति हम आप चुनेंगे, जैसे हम लोग अभी 543 व्यक्तियों को चुनते हैं लोकसभा में, तो 543 व्यक्ति लोकसभा से होंगे। नहीं 238 सर, व्यक्ति हम लोग नहीं सर, हाँ ये क्वेश्चन नहीं था। मतलब जो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ते हैं, जैसे संख्या आप 4-5 बताएं, वो संख्या अनलिमिटेड हो पूछ रहे हैं। सकती है, अनलिमिटेड हो सकती है बेटा। वही संख्या पूछ रहे हैं। यदि आपकी उम्र 35 वर्ष है और उसमें जो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता दी गई है कि आप दिवालिया ना हो, आप भारत के नागरिक हो, आप किसी लाभ के पद पर राष्ट्रपति के पश्चात मतलब उसके पश्चात नहीं रह सकते, तो ये जो नियम है यदि आप उसको फुलफिल कर रहे होंगे, राज्य के द्वारा आपको कहीं मतलब कुछ दंड के भागी नहीं, सभी जो चीजें हैं, तो यदि ये आप फुलफिल कर रहे होंगे तब आप राष्ट्रपति के पद के लिए लड़ सकते हो चुनाव। अभी हाल ही में कोई एक व्यक्ति हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कोई न्यूज के हैं जो उनका प्राइवेट न्यूज है, यूट्यूब पे चलाते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव का पद के लिए लड़ रहे हैं। तो लड़ सकता है व्यक्ति, कोई भी। हम आप देश में चुनाव लड़ने के लिए वो क्या कहते हैं फ्री हैं। यदि आपकी उम्र 35 वर्ष है, आप भारत के नागरिक हैं, आपका सब कुछ सही है, आप ईमानदार व्यक्ति हैं, आप लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितने भी व्यक्ति हो, 100 हो 500 हो, लड़ सकते हैं। लोग इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि वो जानते हैं कि जो राष्ट्रपति या चुनाव होता है वो तो भाई सिंपल सी बात है, वो वही लोग जीतेंगे जिनकी वहां पे पहुंच होगी, पकड़ होगी। अब हम आपको मान लीजिए हम प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हो जाते हैं। अब हमको न राज्यसभा के लोग जान रहे, न लोकसभा के लोग जान रहे, तो हमको वोट कौन देगा मेरे भाई? कोई नहीं देगा। तो फिर हम अपने पैसे की बर्बादी क्यों करें? जब जनता होती है हाथ में तो हम पैसा देके खरीद लेते हैं। आजकल क्या होता है, जो जनता वाला चुनाव होता है, दारू मुर्गा क्या कहते हैं नाच गाना यही चलता है, यही चीज बंटवाया जाता है। तो इसमें जनता को बहलाना फुसलाना सिंपल है, लेकिन संसद के सदस्यों को खरीदना करोड़ों रुपए चाहिए, हेरा फेरी उसकी, लेकिन उतना आप कर नहीं सकते। ये सीधा सीधा चीजें आपके समाज में दिखती हैं। आप सिंपल से आप देख लीजिए, यदि आपके आसपास कभी भी ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, कितने लोग गांव में रहते हैं? कोई गांव में रहता है?
या यस गांव सर। से जुड़ा हो। तो जब वहां पे प्रधानी का चुनाव होता है तो फिर स्थिति देखिए, घर पे आके आपको कंबल देंगे, छाता देंगे, पैसा देंगे। कहोगे तो मतलब कि यदि कुछ भट्ठा उट्ठा चलता होगा ईंट का तो ईंट गिरा देंगे, भैया बस आप ही हो जो हो हमारे। तो ऐसी चीजें बहुत नई नहीं है, ये बहुत पहले से आ रही है। वोटों को खरीदना बहुत पहले से आ रहा है। यहाँ पे पैसा कुछ कम मात्रा में लगता है, बड़े स्तर पे बड़े मात्रा में लगता है। आप लोग आए दिन न्यूज सुनते होंगे कि जब भी कोई चुनाव होता है तो जो पर्टिकुलर पार्टी के मंत्री विधायक होते हैं वो किसी रिजॉर्ट में छिपा दिए जाएंगे, तो किसी होटल में ठहरा दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बिक न जाए, अपनी पार्टी को बदल न लें। तो वो चीजें हो सकती हैं। और किसी को कुछ पूछना है? बताइए भाई, किसी को कुछ पूछना है और? नो सर। ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव हमने संपन्न करा लिया, लेकिन संपन्न कराने के दौरान किसी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई या फिर निर्वाचन संबंधी कोई विवाद खड़ा हो गया। तो प्रश्न बड़ा सिंपल सा आपके एग्जाम के लिए उठता है, बनता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय या फिर जांच या फिर उसका फैसला कौन करता है? बताइए भाई। यदि सर राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय। निर्वाचन संबंधी विवाद हो जाए तो उसकी निर्णय फैसला कौन करेगा? सर उच्चतम न्यायालय। न्यायालय, ठीक है, वेरी गुड। तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये आपकी अथॉरिटी है कि वह राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, दोनों के मामले में यदि उनके निर्वाचन में कोई विवाद उत्पन्न खड़ा हो रहा है तो यह अधिकार जो है यह आपके सुप्रीम कोर्ट के पास है। अंतिम निर्णय इसका किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट का। लिख भी रहे हैं कि नहीं आप लोग? यस सर। कोई हमको बस सर नोट्स लिख रहे भेज हैं। सकता है? आप लोग लिख रहे हैं ना? यस आप लोगों से कितनी, हम किसी दिन किसी का भी नोट्स मांग सकते, इतना ध्यान रखिएगा। यदि आप लोग मजाकबाजी कर रहे होगे तो भाई देखिए ठीक नहीं है ये बात। आप लोगों को जो पॉइंट, अरे होता क्या है कि आप लोगों को लगता है अभी तो हमको सब कुछ आ रहा है, पढ़ाने के आधा एक घंटा, एक दिन दो दिन तक लगता है कि मुझे सब आ रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे चीजें आपके माइंड से वॉश आउट होती जाती। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक, अन्यथा आपकी चीजें जो होंगी समय के साथ बेकार चली जाएंगी। बात को समझिए। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? पूछिए भाई, कोई कुछ पूछ रहा था। हेलो, हेलो, यस सर। कहाँ गायब हो गए सब? आगे सर बढ़े? किसी सर आगे बढ़ते बोलिए, हैं। बोलिए, बोलिए, बोलिए। सर कुछ नहीं पूछना। चलिए ठीक। अब आते हैं शपथ के बारे में कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति से शपथ संबंधी जो प्रावधान है ये हमको किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है। भैया सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका उत्तर भी बड़ा सिंपल होगा कि राष्ट्रपति का शपथ संबंधी प्रावधान की चर्चा हमें अनुच्छेद 60 में मिलती है। अनुच्छेद 60 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए यदि कोई व्यक्ति निर्वाचित हो गया है तो उस राष्ट्रपति के पद का जो शपथ होगा यह अनुच्छेद 60 के अंतर्गत होगा। पहली चीज, यदि क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 60 में है। दूसरा, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा कौन? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जिससे हम लोग बोलते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो राष्ट्रपति को शपथ दिला रहा है CJI, ये उस समय मौजूद ना हो, किसी कारणवश उपस्थित न हो।
तो फिर राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाएगा, बताइए। सर उच्च न्याय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे वही। गलत जवाब। सीनियर मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ मोस्ट, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट। न्यायाधीश कहना गलत होगा, वरिष्ठ न्यायाधीश कहोगे तो सही होगा। तो कह क्या रहे हो, इस चीज को ध्यान रखिए। तो हमने क्या जाना कि शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 60 में है, 16 में है, सॉरी 60 में। अब आते हैं कि राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देगा। मान लीजिए शपथ ले लिया, काम धाम करने लगा और उसे बीच में लगा कि नहीं मैं इस पद पे काम नहीं कर सकता, मुझे रोका जा रहा है, मुझे बात बात पे चीजें गलत लग रही हैं, मुझसे असंवैधानिक कार्य कराने की कोशिश हो रही है, या फिर वो खुद के पर्सनल रीजन से किसी अन्य मामले के कारण भी यदि वो अपने पद से त्याग देना चाहता है, त्याग पत्र देना चाहता है, तो अपना त्याग पत्र किसे देगा, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को देगा। दो चीजें समझिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति किसको देता है, बताइए। राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, चुनाव लड़ने के लिए आपको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कुल कितनी निर्धारित की गई है, तो ये निर्धारित की गई है 50। कितनी निर्धारित की गई है, 50 आपके पास प्रस्तावक होने चाहिए जो आपको प्रस्तावित करें कि नहीं भैया ये हमारे तरफ से चुनाव राष्ट्रपति का लड़ेंगे, और आपके अनुमोदक होने चाहिए जो कि आपको यह कहें कि नहीं भैया ये हम राष्ट्रपति पद के लिए क्या हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं। तो 50 प्रस्तावक और 50 आपके अनुमोदक होने चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो ये संख्या ध्यान में रख लीजिए, 50-50 क्या, प्रस्तावक एवं अनुमोदक। तो हमने पद खाली रहने के संबंधित प्रावधान बता ही दिया है। अब हमको ये बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा ऐसा वरिष्ठ न्यायाधीश हैं जो कि राष्ट्रपति के पद पर खाली रहते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं, बताइए। बताइए भाई। हेलो, ये सर नीलम संजीव। नीलम संजीव। आवाज आपकी कुछ प्रॉब्लम है आपके एप्लीकेशन में। आप जब भी माइक खोलते हो तो आपकी माइक बहुत ज्यादा वाइब्रेट करती है। देखिए भाई, उनका नाम है, सभी लोग नोट कर लेंगे, एम हिदायतुल्ला, जो कि 1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। कौन है, एम हिदायतुल्ला, ठीक है, इन्होंने कार्य किया था। सर अब कौन देखिए थे भाई, ये सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश थे, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश थे। हमने आपको बताया था शुरू में ही कि अभी कुछ देर पहले ही बताया कि मान लीजिए प्रेसिडेंट हैं और प्रेसिडेंट का पद खाली है किसी कारणवश, तो उसके स्थान पे कार्य करेंगे आपका वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो उनके स्थान पे काम करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी नहीं है तो काम करेंगे आपके कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश। और 1969 में जब यह पद खाली था तो एम हिदायतुल्ला, जो कि उस समय क्या थे, वरिष्ठ न्यायाधीश थे, उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है।
यदि क्वेश्चन आए कि वह वरिष्ठ न्याय सुप्रीम कोर्ट के वह वरिष्ठ न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, तो वह है एम हिदायतुल्ला। कब काम किया है? 1969। क्लियर है? यस सर। ठीक है। हाँ, तो आज की पॉलिटी वाली क्लास इतनी ही।